नमस्ते दोस्तों। बुक रीडर्स टॉक्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही है चारू जी। चारू जी, बुक रीडर्स टॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार ललिता जी। आज आप किस किताब के बारे में बात करने जा रही है? मैं किताब नहीं, किताबों के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये बहुत किताबें अच्छी बात। हम्म। तीन है, लेकिन इनकी लेखिका एक है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मेरा ज्ञान इस बारे में अधूरा हो, ये पहली ऐसी बायोग्राफिकल स्केच है जो मतलब लेखिका ने न केवल अपने बल्कि अपनी माँ और अपनी नानी तक के जीवन के बारे में उसमें लिखा है। बहुत से पाठक इसको समझ गए होंगे। ये आशापूर्णा देवी की लिखी हुई तीन उपन्यास हैं। के बाद एक ओके। प्रथम प्रतिश्रुति, हम्म। स्वर्णलता, विपुल कथा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप हमें पहले लेखक के बारे में बताइए। जी, आशापूर्णा देवी जो है वो बंगाल की पहली महिला साहित्यकार मानी जाती हैं। तो हम्म। उनका जन्म एक रूढ़िवादी यानी परंपरावादी परिवार में हुआ था, जहाँ लड़कियों ओके। के पढ़ने लिखने को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, मतलब जरूरी ही नहीं समझा जाता था। लेकिन हम्म। उनके मन में शुरू से पढ़ने का चाव था। तो हम्म। वो घर, उनके पिता या उनके परिवार के जो लोग साहित्य का पत्रिकाएं लाते थे, उन्होंने अपना हम्म। ज्ञान उन्हीं के जरिए बढ़ाना शुरू करा। और जब उनके हम्म। पिता ने देखा कि ये मतलब एक तरीके से ज्ञान पिपासु मतलब नॉलेज सीकर हैं, तो उनको हम्म। फिर उन्होंने पढ़ाई के लिए थोड़ा सा प्रमोट किया। और बहुत देर में जाके उनका पढ़ना लिखना शुरू हुआ। लेकिन उससे हम्म। पहले ही मतलब जब उनकी परंपरागत पढ़ाई शुरू हुई, उससे पहले ही उन्होंने छिप छिप कर कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। और सबसे पहली जो कविता उन्होंने छपवाई थी, वो अपने किसी भाई से या बहन से चोरी छिपे प्रेस में छपवाई थी, दूसरे नाम से। तो ये अच्छा। भाव नहीं था कि ये छप जाएगी और लोगों को पसंद आएगी, लेकिन संपादक को बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने उसको और लिखने के लिए कहा। तब उनके हम्म। पिताजी ने उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे भेजा और उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई इस तरह से। फिर उनका जब विवाह हुआ, तो वहां पर भी एक आम गृहस्थन की तरह से उनको मतलब गृहस्थ जीवन में उनका सारा दिन जान लगा। लेकिन क्योंकि अंदर उनके अंदर लिखने और पढ़ने दोनों की ही चाह थी, तो वो हम्म। ना सारा काम निपटा के शाम को, रात को लालटेन की रोशनी में ये सारा काम करती थी। इसलिए कुछ लोग हम्म। उनको रसोई की लेखिका के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये बहुत रोचक बात है। क्योंकि वो सारा काम रसोई का निपटा के फिर रात को बैठकर लिखती थी। हम्म। तो इस तरह से वो अपनी जो है वो अपना अपना लिखने का चाव पूरा करती थी। और यही सारी झलक उनके हर कृति में, चाहे वो कहानी हो चाहे वो उपन्यास हो, हर उसमें दिखाई देती है। हर हम्म। शैली में, हर कहानियों में, उपन्यासों में दिखाई देती है। ओके। अच्छा, ठीक है। तो इस लेखक द्वारा अन्य पुस्तक भी है? हाँ, इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, कहानियां भी हैं। हम्म। हम्म। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जी। उनकी जो बहुत सारी कहानियां और कविता है, वो उपन्यास हैं, वो इस तरह से हैं हम्म। जैसे प्रेम और प्रयोजन, जो 1944 में छपी। फिर हम्म। 1952 में अग्नि परीक्षा, छाड़ पत्र 1959 में, 59 में, 64 में प्रथम प्रतिश्रुति, मैं जिसका जिक्र कर ओके। रही हूँ, जो मैं आज हम्म। डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरी हम्म। 1964 के 2 साल बाद ही 66 में छपी स्वर्णलता। हम्म। ये इसका हम्म। एक्सटेंशन भी नहीं है और आज की भाषा में अगर कहूँ मैं सीक्वल भी नहीं है, लेकिन ये ओके। सीरीज बनती है पूरी। उसके हम्म। बाद आई उसी साल में माया दर्पण, और उसके फिर काफी हम्म। टाइम बाद आई बकुल कथा। ओके। तो बकुल कथा, स्वर्णलता और प्रथम प्रतिश्रुति जो है, ये एक के बाद हम्म। एक क्रम की, इनको उपन्यास त्रयी यानी थ्री सीरीज, 3 बुक्स इन 1 सीरीज कहा जाता है। उत्तर पूर्व ट्रिलॉजी। और जी। जी, हम्म। और हम्म। जुगान्तर यमनिका पा रही है, बंगाली भाषा में है। फिर हम्म। कहानियां हैं इनकी जो 1940 से लेके 1977 तक छपी हैं। जल और आगुन, और एक दिन, सोनाली संध्या,
आकाश माटी, हम्म। एक आकाश अनेक तारा, इस तरह से करके इनकी ये कहानी और कविताएं छपी हुई हैं। ओके। ओके। बहुत सारी किताबें हैं इनकी तो। आज हम कौन सी मैं किताबें जी, देखने वाले हैं? आज हम हम्म। देखेंगे प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता और बकुल कथा। जैसे मैंने ओके। बताया है कि ये एक तरीके से हम इनको बायोग्राफिकल स्केच मान सकते हैं, क्योंकि इन ओके। तीनों हाँ। में न केवल लेखिका के अपने जीवन की झलक दिखाई देती है, बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन की। मतलब हम्म। 1900 ये हम अगर ये कहें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सन 57 के बाद का जो भारत था, उस हम्म। समय समाज में, खासतौर से बंगाली समाज में, क्योंकि हम्म। बंगाली समाज जो है उस समय वहाँ का ब्रिटिश कॉलोनी का वो बन चुका था, सेंटर बन चुका था, क्योंकि कलकत्ता को उन्होंने अपनी हम्म। राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार बंगाल में ही हुआ था। तो लेकिन उसके बावजूद महिलाएं जो थी, लेडीज जो थी, वो उससे अछूती रह गई। शिक्षा हम्म। का वहां प्रचार होने के बाद भी विमेन्स एजुकेशन को इतना बढ़ावा नहीं मिला। वो एक समाज सुधारक थे मुझे समझ, जिन्होंने विधवा विवाह को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने थोड़ा सा शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया था और उनके ही प्रयासों से थोड़े समय बाद शिक्षा का आगे बढ़ा था। तो प्रथम प्रतिश्रुति, जिस प्रतिश्रुति का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, पहली गूंज। ओके। हाँ। तो प्रथम प्रतिश्रुति का मतलब यही है कि पहली गूंज। तो इसकी हम्म। नायिका जो है, इसकी नायिका ने सबसे पहले अपने परिवार में बिगुल बजाया हम्म। पढ़ाई का और विद्रोह का। ओके। सामाजिक अच्छा। बेड़ियों को तोड़ने के विद्रोह का उन्होंने बिगुल बजाया। हम्म। तो ये जो थी प्रथम प्रतिश्रुति की नायिका, हम्म। सत्यवती शायद नाम था उसका। तो वो हम्म। अपने मतलब कहानी में ये दिखाया है कि अपने पिता की बुढ़ापे की संतान थी, कि किसी वजह से ओके। उनका विवाह जो था वो नहीं हो पाया था समय से। हम्म। बहुत सारी घटनाएं घटी, तो उनका विवाह बहुत देर बाद हुआ था, और वो भी हम्म। सामाजिक परंपरा की वजह से कि भाई इनकी शादी होनी चाहिए, और कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने थे तो उनकी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी। तो एक नाई ने अपनी बेटी देख के उनकी शादी कराई थी। तो इस अच्छा। तरीके से, हाँ। क्योंकि खुद उनके पिता के अपने कामों की वजह से और उनके वैवाहिक संबंधों के कारण वो अपने परिवार में एक तरीके से अछूत माने जाते थे। हम्म। मतलब उनको ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी थे। उनके मतलब वो एक वैद्य शिक्षा उन्होंने सीखी थी, उसके बहुत हम्म। ज्ञानी थे, लेकिन परिवार में उनकी पूछ नहीं। ओके। हम्म। तो जब उनके ये बेटी हुई, काफी उम्र बाद जब मतलब बेटी हुई, तो उस समय तो 40 की उम्र बुरी ही कही जाती थी, तो ये उसके बाद हुई है। तो इसलिए इनको बुढ़ापे की संतान माना गया। लेकिन इसी वजह ओके। से उनके पिता ने उनको बहुत प्यार दिया, हाँ। उनकी हर जिद पूरी करी। तो हम्म। पिता के प्यार से वो मतलब हम्म। उनको जो था, वो उन गलत बातों का विद्रोह करने का साहस मिला जिनको वो गलत मानती थी। लड़के जी। लड़की में भेद क्यों है, मैं यहाँ इस समय क्यों नहीं जा सकती, अगर किसी से कोई हम्म। गलती हुई है, लड़के और लड़की दोनों से गलती हुई है, तो मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिले। तो इस तरीके हम्म। से उन्होंने विद्रोह किया था। और ओके। पूरा गांव जो था वो इस चीज से बड़ा परेशान था कि भाई ये सत्यवती जो है ये तो बहुत ही ज्यादा पिता के प्यार के कारण बिगड़ गई है। हम्म। लेकिन क्योंकि उनके पिता जो थे वो बहुत ज्ञानी और गुणी थे, और समाज में ओके। उनके ज्ञान का सम्मान था, उनका नहीं था, उनके ज्ञान का सम्मान था। तो इसलिए उनको बेटी को कोई कुछ कह नहीं सकता था। फिर परिवार के लोगों ने ही, परिवार उनके परिवार में विधवाएं बहुत थी, मतलब उनकी दादी, उनकी बुआ, इस तरह से करके विधवाएं थी। तो उन लोगों ने देखा कि भैया अब ये लड़की बहुत बड़ी हो गई है, 13-14 साल की लड़की को बड़ा ही माना जाता है, बूढ़ी हो गई है। मतलब उस समय, क्योंकि 5-6-7 साल की उम्र में शादी होती थी, तो जो लड़की 13-14 साल की हो गई, जिसका महीना पीरियड में ही शुरू हो गया, तो इसका मतलब वो बूढ़ी हो गई। तो अब ये बूढ़ी हाँ। होने जा रही है, तो अब इसकी शादी करो। तो उनकी हम्म। शादी हुई, एक बड़े पूरे परिवार में शादी हुई। तो हम्म। वहां पर भी उन्होंने अपना विद्रोह करना चाहा, लेकिन उनका विद्रोह दब गया सास के आगे। ओके। तो वो उनके सामने ज्यादा विद्रोह नहीं कर सकी।
लेकिन हम्म उनके मन की जो पढ़ने लिखने की चाह थी, कहानियां कविताएं लिखने हम्म की चाह थी, वो उन्होंने तब भी पूरी करी। तो जैसे हम्म, महाश्वेत इनका आशापूर्णा देवी के बारे में कहा जाता है कि वो रात को हम्म, लिखती थी, तो इसी तरह से प्रथम प्रतिश्रुति की जो नायिका है, वो भी रात को हम्म, ही अपने कमरे की कोठरी में ओ- बैठकर लिखती थी, ओके। ताकि ना किसी को पता चले ना किसी को दिखाई दे। तो इस तरह से वो बराबर। अपना करती थी। तो हम्म और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इस तीनों बुक्स का जो सबसे लास्ट पढ़ी है वो काफी 66 के बाद 74 में, मतलब 9-10 साल बाद निकली है, लेकिन इसका जो सूत्र है, इसका जो शुरुआत है, वो प्रथम प्रतिश्रुति में ही कर दिया गया था। ओके। कि मतलब अच्छा। उन्होंने एक तरीके से जिसे कहते हैं सारी स्टोरी जो है वो बैकग्राउंड में चलाई है कि ये बकुल की हम्म कहानी है। क्योंकि मैं तो कहती थी कि तुम बकुल से, मतलब स्वर्णलता माँ कह रही है अपनी बेटी से कि तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी है कि उस पर कहानी लिखनी चाहिए, तो कहती है कहानी हम्म मेरी नहीं, कहानी तुम्हारी लिखनी चाहिए। तो हम्म बकुल ने ही ये इस तरह से ये सारी कहानियां लिखी है। तो प्रथम ओके। प्रतिश्रुति की जो एंड होता है, वो होता है हम्म उनकी शादी के बाद उनके बच्चों के जन्म से, ओके। जिसमें स्वर्णलता जो थी वो एक। हम्म तो स्वर्णलता का जीवन भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह से ही चला, लेकिन हम्म क्योंकि माँ को पढ़ने लिखने का शौक था और उनके हस्बैंड भी उनका साथ देते थे, तो उनकी हम्म, बेटी को पढ़ाई लिखाई में इतनी मुश्किलें नहीं आई जितनी मुश्किलें उनको आई। ओके। ठीक है। दूसरे पार्ट में स्वर्णलता का जो जीवन था, वो अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरह से देखें तो बड़ा भरा हम्म पूरा जीवन था कि भाई घरे पूरे घर में गई, बहुत अच्छे सबने सम्मान किया, आदर मान सम्मान किया। लेकिन हम्म हम्म इसमें कहानी में बीच में एक आता है कि जब उनकी मृत्यु होती है, तो जब उनके हम्म परिवार के दूसरे लोग जुड़ते हैं, तो उनकी हम्म, जेठानी मतलब बकुल की ताई ये कहती हैं हाँ। कि चलो आज तो इसको खाट नसीब होगी सोने के हम्म, लिए। ओके। तो बड़े हैरान कि खाट नसीब, आज इसको खाट नसीब होगी का क्या मतलब है? तो कहती है तुम लोगों को तो पता ही नहीं कि वो तो जिंदगी भर खाट पर नहीं सोई, सारी ओके। जिंदगी उसने जमीन पर सोकर बिताई है। इसके पीछे क्या कारण था ये किसी को नहीं हम्म पता, लेकिन उनको खाट कब मिली? जब वो उनकी हम्म, मृत्यु हो गई। ओ बाप रे। ओके। मतलब सब कुछ बाहर से अच्छा दिखने के बावजूद वो अंदर से हम्म कहीं ना कहीं उनके साथ इतना अन्याय हो रहा, हम्म जिसका पता किसी को नहीं चला। उनकी वो बेटी हम्म जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी स्वर्णलता, उस तक को नहीं पता चला। हम्म तो स्वर्णलता ने माँ की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे लिखना पढ़ना शुरू करा, जहाँ उनके पति ने भी उनका साथ दिया। ओके। परिवार से विरोध हुआ लेकिन पति हम्म, ने साथ दिया। तो हाँ। थोड़ा सा ये वहां पर हम ये देखें तो सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देते हैं हम्म कि हम्म आजादी से पहले औरतों को बिल्कुल हम्म कुछ नहीं समझा जाता था, और आजादी के आते आते तक औरतों के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा और उनकी आवाज को हम्म, सुना जाने लगा। हाँ। पूरा। उनकी जो बेटी थी बकुल, वो हम्म बिल्कुल अपनी नानी की तरह से मुखर, तेज, चंचल, हर चीज में होशियार। हम्म बकुल जो थी वो सबसे छोटी थी, दो बेटे और फिर दो बेटियां, हम्म, तो उसमें ये ओके। सबसे छोटी है। तो हम्म बेटों को लेकिन वही सामाजिक भेदभाव यहाँ भी दिखाई दिया कि बेटों की पढ़ाई हम्म बहुत आसानी से शुरू कर दी गई, हम्म लेकिन बेटियों की पढ़ाई के लिए उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, माँ को भी और हम्म, बेटियों को भी, हाँ। क्योंकि तब तक बराबर। भी आजादी का प्रभाव जो था उनके ऊपर नहीं आया था। ओके। तो बकुल ने फिर सबसे पहले अपनी नानी की डायरी को इकट्ठा करा, ओके। लेकिन उसे अपनी माँ की डायरी नहीं मिली। नानी की हाँ। मिल गई, माँ की नहीं मिली, इवन माँ का लिखा हम्म, हुआ एक पेज नहीं मिला, एक ओके। लाइन नहीं मिली। तो हम्म इसमें एक लाइनें हैं कि हम्म इस समय बकुल छत के किनारे खड़ी होकर सोच रही थी, अब समझ में हम्म, आया वो उस दिन दूसरी चिता किसकी जल रही थी। ओह बाप। मतलब स्वर्णलता को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया था, और उन्होंने हम्म अपना जितना भी लेखन था वो एक दिन बाहर जाके जला दिया। ओह
ओके। कि किसी के हाथ ना पड़े। मतलब बाप नानी रे। ने फाड़ दिया था और माँ ने जला दिया, जिसका एहसास बकुल हम्म। को हुआ कि आज वो समझी कि उस दिन दूसरी चिता किसकी जल रही। ओ। ओके। हम्म। और फिर बकुल ने अपने आगे बढ़ाया। बकुल का जीवन कंपैरेटिवली माँ और नानी के मुकाबले बेटर रहा। उसके पति बहुत हम्म। अच्छे थे, हम्म। उनके मतलब बराबर से उनका साथ दिया। और एक हम्म। के फिर बेटों की शादी हुई, बहुएं आई घर में, बेटियों की शादी हुई, बेटियां चली गई। तो बकुल ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संजो के रखा, बहुओं को बराबर हम्म। से मान सम्मान दिया। तो बहुओं ने भी वापस वही मान सम्मान दिया। ओ। लेकिन हम्म। टाइम पे जब उनके हस्बैंड को ये लगा कि तुम्हारे ये तो कुछ है, बच्चों के हम्म। नाम पर है, तुम्हारे नाम पर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं हम्म। ये सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। हम्म। कुछ किस्मत देखिए कि जिस दिन ये डिसाइड होता है उसी दिन उनकी डेथ हो जाती है। ओ। तो ये हो नहीं पाता। और जैसे ही फादर की डेथ होती है, उसके हम्म। दूसरे तीसरे दिन से ही बकुल की बहुओं ने उनका वो कमरा खाली करवा दिया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह चाहिए, और उनको एक हम्म। अलग कोने में कर दिया। और जो एक हम्म। बेटी रह गई थी शादी के लिए, उसकी शादी की कोशिश छोड़ दी। हम्म। तो थोड़े दिन तो उसने इस चीज को देखा कि जिन बहुओं को वो लाड़ करती थी, मतलब जब तक उसके हाथ में पैसा था लाड़ करती थी, वो उसका मान सम्मान करती थी। और जैसे ही उसके हाथ से हम्म। पैसा गया, उन्होंने उसको रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ। तो हम्म। उन्होंने फिर बकुल ने सब तीनों उनको बेटा बहू को सबको बुलाया और कहा कि तुम्हारे फादर के अकाउंट में पैसे थे, वो कहाँ गए। कि उन्होंने कहा हम्म। कि भाई बहन की शादी करनी है, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है, बच्चों ने कह दिया पैसे नहीं है। कि क्यों, उनके तो अकाउंट में पैसे थे। तो उन्होंने बहाना लगा दिया कि नहीं, वो तो सारे उनके क्रियाकर्म में लग गए, इतना भोज हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम ये मत समझना कि ये सारी संपत्ति तुम्हारी है, इसमें मेरा हम्म। भी बराबर का हक है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं करोगे तो या तो अपनी बहन की शादी करो और मुझे मेरा हिस्सा दो, मुझे मेरे हिस्से के हम्म। पैसे दो, हम्म। नहीं तो फिर मुकदमे के लिए तैयार हो। ओके। हम्म। तो फिर ये था कि भाइयों ने बहन की शादी के लिए कोशिशें करी, फिर माँ को भी हम्म। उतना मतलब जितना जिस लेवल तक पहुंचा दिया था, उससे वो थोड़ा लेकर। ओके। हम्म। तो इस ठीक है। तरीके से इन तीनों उपन्यासों में एक हम्म। महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, ये लेखिका जी। ने दिखाने की कोशिश की। ओके। ओके। बहुत अच्छा, क्योंकि उस जमाने में महिला कैसे जीती थी वो हमें पता चलता है। आपको इस तीनों किताबों में सबसे क्या पसंद आया? मुझे इन तीनों किताबों में लेखिका के लिखने की शैली बहुत अच्छी लगी। अच्छा। इस ओके। तरह से उन्होंने उसको उनका करेक्टराइजेशन और करेक्टराइजेशन के जो उनका राइटिंग स्टाइल है, कथा शिल्प शैली हम्म। जो है, हम्म। लिखने का जो स्टाइल है, तो जो करेक्टर सामने बोल रहा है ऐसा लगता है वो हमारे सामने बैठे। जो हम्म। डायलॉग है, स्क्रिप्ट है, इस तरह से लिखी गई है कि अगर हम कंटिन्यूअसली 1 घंटा पढ़ रहे हैं और उसके बाद जब अगर हमें किताब बंद करनी पड़ रही है, ऐसा लगता है कि हम्म। हमारे सामने फिल्म चल रही थी जिसे हमने रोक दिया। ओह। ओके। इतना अच्छा उन्होंने इतना नरेशन अच्छा किया है। तरीका। जी। जी। ओके। क्या आप इस किताबों में से कुछ पंक्तियां हमें सुना सकती है जो आपको अच्छे लगी? हाँ, मैं बताती हूँ आपको, मैंने वो नोट करके रखी जी। है अपने पास। उनके एक उपन्यास की लाइनें हैं, उसके ओके। लिए उस छंद का नाम है जय जय गोविंद। दादी जय अच्छा। जय गोविंद कर रही है, अर्थात हम्म। दादी अब गंगा स्नान के लिए निकल रही है। हम्म। निकलना शब्द उसे बेहद रोमांचित करता है। मतलब जैसे वो उसने उसे सुना निकलना, तो उसके मन में एक, उसके शरीर में एक एक्साइटिंग लहर सी दौड़ गई। किसी को निकलते हम्म। देखा कि हृदय खुशी से नाच उठता, मानो कहीं अनंत रहस्य का भंडार, हम्म। असीम विस्मय की दुनिया हो, जहाँ खुशियां ही खुशियां। अच्छा लगे ऐसी एक जगह, इस घर का चौखट पार करते ही मिल जाएगी वह नदी। मतलब ओह। दादी जी निकलने वाली हैं, इस बात की आहट लगने के बाद लेटे रहना असंभव हो जाता है।
हम्म कौतूहल ही शायद ये अकुलाहट होती थी। चेतना की प्रथम प्रेरणा तो कौतूहल ही है। हम्म और एक और उनकी लाइन है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, जो समाज की हम्म, औरत के लिए समाज का क्या दृष्टिकोण है वो बताती है कि ओके। पुरुष ये इनकी किसी तीनों में से किसी एक किताब की ही लाइन है ये। जी। पुरुष की बड़ी से बड़ी कमजोरी समाज पचा लेता है, लेकिन हम्म औरत को उसकी थोड़ी सी चूक के लिए भी पुरुष समाज उसे कठोर दंड देता है। जबकि हम्म इसमें उसकी लिप्सा का अंश मतलब लालच का अंश कहीं अधिक होता है। हम्म, वास्तव में जी। औरत अपने मूल अधिकारों से तो वंचित है, लेकिन सारे हम्म कर्तव्य और दायित्व उसके हिस्से हम्म भर दिए गए। हम्म मतलब कितनी रेलिवेंट है ये लाइन है कि आज कित- भी हाँ ऐसा लगता है कि ये हम सबके हर औरत के जीवन को दिखाने वाली ये लाइन। जी। तो आपको इस किताब से क्या मिला? मुझे इस किताब से एक तो ये प्रेरणा मिली कि हमारे हम्म जीवन में चाहे स्थिति कैसी भी हो, हम्म सत्यवती जो प्रथम प्रतिश्रुति की नायिका है, जिसके ऊपर उनको हम्म आशापूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो हम्म वो एक गांव की लड़की, हम्म उसको किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, माँ का, घर का, समाज का, लेकिन फिर भी उसने अपनी हम्म इच्छाओं को ना मार के उनको पूरा करने का रास्ता ढूंढा। हम्म आज हमारे पास सब कुछ है, हर हम्म तरह के सुख साधन मौजूद है। अगर हम घर से नहीं हम्म, निकल सकते तो हमारे पास इंटरनेट के जरिए सारी सुविधाएं मौजूद है। जी जी। मैं जैसे रेस्टोरेंट नहीं जा सकती हर समय या किसी भी समय, अब तो काफी टाइम हो गया मुझे रेस्टोरेंट गए हुए, लेकिन हम्म, मुझे मैं रेस्टोरेंट घर तो ला सकती हूँ। जी। बिल्कुल। मैं पिक्चर देखने हॉल नहीं जा सकती, लेकिन मैं घर पर तो देख सकती हूँ। जी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी परेशानियों का हल कैसे ढूंढें। जब उस हम्म समय की महिलाएं अपना हल ढूंढ लेती थी और अपने हम्म अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी, हम्म जो हम्म एक अगर सही मायने में कहें कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, शिक्षित भी नहीं थी, जिनको हम्म अधिकार और दायित्व जैसे शब्द ही नहीं मालूम थे, अर्थ तो बहुत दूर की बात है, हम्म हम्म तो हम लोग क्यों शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। हम अपने अंदर इतनी शक्ति क्यों ना पैदा करें कि वो चीज हमें खुद ब खुद मिल जाए। हम्म मुझे बस यही कहना है कि आज के टाइम में इंटरनेट की वजह से किताबों की ओर से लोगों का ध्यान हट गया है, और अगर हम्म पढ़ना भी पसंद करती है आज की जनरेशन तो वो इंग्लिश बुक्स पढ़ती है। मैं हम्म, ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ओके। हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो साहित्य उपलब्ध है हम्म उसकी तरफ ध्यान देकर हमारे अपने लोगों की तरफ भी तो ध्यान जाना चाहिए। हम्म 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 जिन कामों को आज मैं ले रही हूँ शायद आज के पढ़ने वाले ग्रेजुएट बच्चे इतना ना हम्म जानते हो, जित वो उतना ही जानेंगे जितना उनके कोर्स में है। जी, सही बात। प्रयास में आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। थैंक यू। शुक्रिया। जी। ठीक है, मैं ये पूछने वाली थी कि इस शैली की और कौन सी किताबें आपने पढ़ी है? आशा पूर्णा देवी की तो क्योंकि हिंदी अनुवाद इनके ज्यादा नहीं थे, यही तीनों किताबें पढ़ी हैं मैंने। बाकी ओ, बंगाली एक राइटर और है महाश्वेता देवी, वो नहीं वो उड़िया हैं, उनकी बहुत हाँ किताबें पढ़ी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का सारा काफी साहित्य पढ़ा है, जी। क्योंकि मतलब क्योंकि हम लोग तो हिंदी भाषा से हैं, तो हिंदी में जितना हम्म अनुवाद मिलता है वो और जितना मेरे एक्सेस में था ऑलमोस्ट मैंने सारा पढ़ा। ओके, ठीक है। चारू जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई आशापूर्णा देवी जी के किताबों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलना चाहूंगी आपको अगले एपिसोड में, एक नए लेखक के साथ, उनके नए किताबों के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते।